पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में मुब्तला मरीज लें अब राहत की सांस। नई लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और फिस्चुला का मुमकिन है अब तेज तर और तसल्ली बख्श इलाज। लेजर तकनीक से होते हैं मरीज सिर्फ चंद दिनों में ही बिल्कुल सेहतयाब। Contact Dr. Ishad Kuche on 9419007114 7006282907. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने जो मामला लेकर आए हैं वो है प्राइवेट स्कूल फी का मामला, जो कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। लोग परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान है कि फीस दिया जाए, कितनी दी जाए या नहीं दी जाए। इसी के लिए हमारे पास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद शौकत साहब, जो कि प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं। चौधरी मोहम्मद शौकत साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक है यहाँ पे, मुझे लगता है 3 साल पहले बहुत सारी एसोसिएशंस थी और उसके बाद ये बनी, सब जो है ज्वाइंट वेंचर करके इन्होंने बनाया, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके आप प्रेसिडेंट हैं। तो अगर पहले से इतनी थी उसके बाद इन्होंने ज्वाइंट किया, तो वाई अभी 2 क्यों है? सर देखिए, ये तो आपको मालूम है कि नजरियात का फर्क होता है जी। तो हमारे कश्मीर में 2700 स्कूल हैं। तो उसमें से अभी हमारी एसोसिएशन में इसमें 850 स्कूल हमारे साथ व्यवस्था है, लेकिन दोनों एसोसिएशन दूसरे एसोसिएशन को वार्सा भेंट करते हैं। लेकिन दोनों एसोसिएशन का मकसद एक ही है कि कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए जी। तो जैसे कि आपने बताया कि दोनों का मकसद एक ही है, तो दोनों साथ में क्यों नहीं है? सर मैंने आपसे कहा ना कि नजरियाती इख्तलाफ होते हैं, कई लोग, और हर सेक्टर में आपने देखा कि एक से ज्यादा एसोसिएशंस होती हैं। अगर टूरिज्म में जाएं तो वहाँ 4 हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, लेकिन मकसद एक ही है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया अभी हमारे पास स्कूल्स को रिप्रेजेंट करने वाली 2 जो है अलग अलग फोरम है, जैसा कि एक जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके प्रेसिडेंट आप हैं, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि जो पेरेंट बड़ा कंफ्यूज है। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये सेक्टर दूसरे सेक्टर से अलग है। एजुकेशन सेक्टर इज नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, और इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गाइडलाइंस बनी है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द एजुकेशन, जो हमारी पॉलिसी होती है उसके तहत ये काम चलता है। और स्कूल में मैं आपसे बताऊं कि स्कूल अपने तौर पे ना तो फीस अपनी फिक्स कर सकता है जी, ना वो दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, और ये बताया गया है कि आप कितने किस्म की फीस लेंगे जी, और वो किस जगह पे खर्च होगी। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, जो आज हमारे पेरेंट्स हैं, मैं उनकी मजबूरी को समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनको पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम बात करें, देखिए 2018 से पहले हम 4 किस्म की फीस लेते थे। एक हमारी एडमिशन फीस होती थी जी, एक हमारी ट्यूशन फीस होती थी, एक एनुअल फीस होती थी, एक ट्रांसपोर्ट। लेकिन 2018 में जो ऑर्डर निकला है, ऑर्डर नंबर 1, उसमें आपने जो हम लेते थे रजिस्ट्रेशन फीस, जिसको आप कहते थे एडमिशन फीस, उसको बंद कर दिया गया जी। ठीक है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑर्डर है कि ये सब चीज़ आप अपने घर नहीं लेके जा सकता कोई, क्योंकि ट्रस्ट के अंदर ही सारे स्कूल होते हैं, और ये सारा पैसा आपको स्कूल पर खर्च करना है, चाहे वो एडमिशन फीस का है, चाहे किसी। अबाउट द ट्यूशन फीस हम बात करें, जिसके लिए आज हमारे पेरेंट्स बात कर रहे हैं जी, उनको समझना है कि या तो क्योंकि उनके पास उनको पता नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ों को लाइलम है, मैं उनका भी कसूर नहीं समझता हूँ, वो इन चीज़ों को कह रहे हैं। तो ट्यूशन फीस के बारे में क्लियर लिखा गया है कि जो ट्यूशन फीस आप बच्चों से लेंगे वो आपके 3 चीज़ों पे खर्च होगी। एक सैलरी ऑफ द स्टाफ, बिजली का बिल और वाटर बिल। तो इसका मतलब हुआ कि 96% जो हम दे रहे हैं फीस, वो हम किसको दे रहे हैं? टू द सैलरी ऑफ आवर स्टाफ। दूसरे खर्चों के लिए हमें एनुअल फीस इख्तियार दिया गया है, जिसमें हमें बाकी प्रिंटिंग है या जो बाकी मेंटेनेंस वगैरह जितने खर्चे हैं उसमें आप होगा जी। देखिए, अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक पेरेंट्स की तरफ से एक रिट हुई, और उसमें उनको कहा गया कि हमें 3 चीज़ों की डिमांड की गई पेरेंट्स की तरफ से कि जी फीस को नहीं बंद किया जाए कि ना ले जी, दूसरा था जी अगर कंसेशन की जाए, तीसरा था डिले की जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, क्योंकि उनके सारे पास, उन सबके पास फैक्ट एंड फिगर थे जी अगर उन्हें कोई दिया है तो कोई गलत ऐसे तो नहीं दिया होगा ना। जी जी फैक्ट एंड फिगर वो देखे क्या होगा। जी। उन्होंने कहा जी ट्यूशन फीस क्योंकि टोटल खर्च होती है टू द स्टाफ, जी। इसलिए ना तो इसको डिले किया जाएगा, ना इसको माफ किया जाएगा, और ना इसमें कंसेशन का इख्तियार है। हाँ, कंसेशन के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसी पेरेंट को कंसेशन चाहिए, दे विल गो टू द स्कूल मैनेजमेंट, और वहां पर वो कह सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। की बात बिल्कुल, जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहा, ये जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक सारी प्राइवेट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में शायद 25% जो है उनके जो जितने स्टूडेंट्स हैं उसका उनको पुअर कम्युनिटी जो है, गरीब लोग हैं, उनको फ्री में भी देना था। अब वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर यहाँ पे फीस की बात आती है तो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? सर देखिए, फीस उन स्कूलों को 25% देना है जिसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लैंड। ओके। जो अनएडेड स्कूल है कश्मीर में, 3-4 स्कूलों को छोड़ के, जी। जो मिशनरी स्कूल हैं या दूसरे बड़े हैं, 4 स्कूल हैं शायद, उनके बगैर किसी को भी कोई एड्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जी। है और कोई लैंड नहीं है। ओके। ताकि अगर बाकी स्टेटों में आप जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से लैंड दी जाती है, तो वो कानून वहाँ पे अप्लाई तो होता है। जैसा एक और क्वेश्चन है, जो फी फिक्शन कमेटी है जो हमारे फीसेस को डिसाइड करती है, तो कैसे हम पेरेंट्स को मुतमईन करें कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, उनको सुपरवाइज कौन करता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए 2014 में क्योंकि ये बड़ा एक मसला बन रहा था, लोग स्कूल मनमाने तौर पे अपनी फीस बढ़ा रहे थे। तो फिर जब पूरे इंडिया में इसका उठा इस मसले को, तो फिर हर जगह गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट जो हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर के मुताबिक फीस फिक्शन कमेटी बनाई जाए, जो ये डिसाइड करे कि पहले अगर कोई फीस ले रहा है, ये फीस स्कूल ले रहा है, क्या ये जायज़ है, और इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द फीस फिक्शन कमेटी। उसके लिए ये बनाया गया कि स्कूल को अपना हिसाब देना है, ऑडिट बैलेंस शीट, जिसमें उसने लिखना है कि मैं ये अगर मेरे पास फीस आ रही है ट्यूशन अलग अलग, ट्यूशन फीस अगर आ रही है तो मैं किस पे खर्च कर रहा हूँ, जी। मेरे पास एनुअल फीस आ रही है मैं किस पे खर्च कर रहा हूँ, मेरे पास एडमिशन फीस आ रही है तो मैं किस पे खर्च कर रहा हूँ, और ये हर साल देना होता है स्कूल को। और इस बेस पे बहुत सारे स्कूलों की फीस कम कर दी गई। मैं 2-4 बड़े स्कूलों के नाम है जिनको कि उनको फीस कम कर दी गई। उनसे उनको कहा गया कि नहीं, जो आप पैसा आपके पास इनकम आ रही है ये ज़्यादा है, और जो आप खर्च कर रहे हैं सैलरी वगैरह पे वो कम है, तो आप इतनी फीस कम कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी स्कूल अपने तौर पे झरना फीस ऐसा ले सकता है कि जो खर्चे में ना करे। तो सवाल मेरे यहाँ पे एक डोनेशन के हवाले से आप बताएं, एक ये बताएं कि कितना फॉलो हो रहा है, हम फीस ही पे क्यों सुप्रीम कोर्ट को सामने लाते हैं? ऐसा कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम उस चीज को सामने लेके आते हैं जहां पे हमें फायदा सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है उसको ले रहे हैं, जहां से पब्लिक से हो रहा है वहां पब्लिक को ला रहे हैं? ऐसा नहीं। देखिए ऐसा है कि डोनेशन तो लेनी ही नहीं है, Right. डोनेशन लेना जुर्म है। ओके। अगर कोई पैसा खर्च करना है वो ट्रस्टी को खुद करना है, राइट। ठीक है, ये तो किसी जगह लिखा ही नहीं है बिल्कुल। कि आप डोनेशन ले लीजिए। जी जी। दूसरी बात है कि जब हम एडमिशन फीस भी लेते थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो पॉलिसी एक्ट है जो गवर्नमेंट का, उसमें ये लिखा गया है कि जो भी पैसा लिया जाएगा वो खर्च होगा स्कूल पे। हालांकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बड़े खुश हो गए पेरेंट्स हमारे, जी। देखो जी एडमिशन फीस बंद हो गई, लेकिन अगर वो डीपली जाए तो उसका नुकसान भी उनके बच्चों को हुआ, क्योंकि एडमिशन फीस जो स्कूल ले रहे थे वो डेवलपमेंट फॉर द स्कूल था। जी। देखिए जैसे आपको मान दिया गया कि एनुअल फीस में आपने कागज लाना है, वो लाना है, तो आप जब लास्ट ईयर 2018 से इसको बंद कर दिया जी। गया, और जब मैं गवर्नमेंट से मिला उस वक्त के सेक्रेटरी साहब से, तो मैंने उनसे जब डिस्कस किया तो वो लास्ट में उन्होंने कहा नहीं आप ठीक कह रहे हैं, हमें ये एडमिशन फीस चालू करनी चाहिए बट विद कैप, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा चलो साहब ऐसा भी तो ठीक नहीं है कि लोग 1 लाख रुपए ले रहे हैं। जी। तो मैंने कहा सर ये तो जायज़ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे, हम इस पे वर्क करेंगे कि स्कूलों को कैप दिया जाए कि वो 15,000 20,000 दे, और वो पैसा भी पेरेंट्स को समझना चाहिए। देखिए बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और स्कूल डेवलपमेंट हो रहा है, नई चीज़ें लाई जा रही हैं, और दूसरी बात है साहब आज वो एजुकेशन नहीं है जिधर हम बैठे हुए हैं जी। आज ये बहुत एडवांस हो चुकी है, Okay. और इसमें पैसों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। मुझे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को आप बदलती चीजें बदलती नजर आ रही है, बट पीपल आर नॉट गेटिंग एजुकेटेड एज वेल, जैसा कि आप कह रहे हैं।
तो एक तो अभी अपने डोनेशंस का ये बिल्कुल जो है जुर्म है, तो पहले तो मुझे लगता है इस पे बात होनी चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी अथॉरिटीज जो कंसर्न है उनको इस पे बात करनी चाहिए। दूसरा ये कि इस एजुकेशन सिस्टम को क्या बदलने की जरूरत नहीं है, क्यों हम पैसों से ही इसको बदलते हैं, क्यों हम एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाई के एतबार से नहीं बदलते और चीजों को, जो कि एक्चुअल में हमारा स्कूल का मकसद ये है कि हमारा बच्चा वहां से एजुकेट होकर निकले। तो इस बेस पे आपके एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं, जो कि आप उसके लिए क्या रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि जो भी फैसिलिटीज आज हम स्कूल में लाना चाहते हैं जी, चाहे वो ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ है, चाहे आईटी है, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो तो फ्री में नहीं देंगी, या हमारे अपने लैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें भी वो पैसा वहाँ पे देना पड़ता है। और ये सारा हिसाब हम फिर देखिए, हमें किसी जगह फीस फिक्सिंग कमेटी ने ये नहीं कहा है कि आप खर्च नहीं करें। राइट। मैं ये बात आपको बताऊं, उन्होंने कहा आप खर्च कीजिए, कितना खर्च कर रहे हैं, मगर आपको दिखाना क्या खर्च आपने किया है। अगर आप बच्चों से ले रहे हैं तो ये पैसा बच्चों पे खर्च होना चाहिए। तो मैं देखिए, अब एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारे 1 लाख टीचर्स हैं इस वक्त जी, हमारे 10 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जी, और माशाल्लाह आपने जब रिजल्ट आता है तो गवर्नमेंट के इससे 24,000 स्कूल हैं जी, और बहुत बड़ा एक स्टाफ है। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि रिजल्ट जब आप देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। जहाँ पे अपने हमारे गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद भी उनको प्राइवेट स्कूल में छोड़ देते हैं, डोनेशंस भी देते हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज आपने बताया। और क्या आखिर इसकी वजह क्या लग रही है आपको? एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ओके, देखिए मैं आपसे बताऊं, बहुत बार हम सेक्टर में मिले, जो गवर्नमेंट थी उनसे भी मिले, एलजी से भी मिले, और बाहर भी जाके हमने बात की एचआर मिनिस्टर से। अगर आप इसको बदलना है तो इसको रेवोल्यूशन लाना है। मैं खुद समझता हूँ कि हमें अगर अपने एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूलों को अपग्रेड करना है। देखिए, मैं माशाल्लाह उन टीचरों को बोलूँगा कि वो बहुत काबिल हैं जी, हो सकता है वो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा काबिल हैं, उनके क्वालिफिकेशन हमसे, हमारे टीचर से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम उनको करें, और उसके लिए हमने कई बार गवर्नमेंट से कहा कि आप पहला काम ये कीजिए, फर्स्ट स्टेप, कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। सेकंड स्टेप, ब्यूरोक्रेसी, उनके बच्चों को वहाँ डाल दीजिए, बहुत आसान हाल है। अब देखिए, बदकिस्मती मैं आपसे बताऊं कि गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रेशर रहा, गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, देखिए नीयत उनकी बहुत है, उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा कि आप ऐसा करो, अगर प्राइवेट स्कूल मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे, आप उनके बराबर जाइए जी, आप अपने स्टैंडर्ड को उनके बराबर लेके आइए। अब इसके 2 रास्ते होते हैं बराबर आने के, या तो नीचे वाले को ऊपर ले आओ या ऊपर वाले को नीचे ले आओ। तो आसान रास्ता ढूंढा गया कि ऊपर वाले को नीचे ले आए। इसलिए नई नई चीजें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी असगर साहब साहब आए हैं तो बहुत बढ़िया काम होना शुरू हुआ है जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अदरवाइज एक छोटी सी चीज लेने के लिए महीनों लग जाते हैं इसको जी जी जी, छोटा सा काम है जो 15 दिन में हो सकता है। लेकिन असगर साहब जब से आए हैं मुझे लगता है रेवोल्यूशन आया है। वैसे भी उनका एक है कि जिस डिपार्टमेंट में जाते हो, बिल्कुल यहाँ पे हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका रेवोल्यूशनरी माइंड हो। बहुत सारे चैलेंजेस जो आपका हमारे पास चैलेंजेस हैं, उनको लेके एज ए प्रेसिडेंट आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? देखिए सर, हमारा काम एसोसिएशन का ये नहीं होता है, हमारा काम होता है कि अपने सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए और इसके लिए काम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज हमने देखा कि एसोसिएशन ने उस काम को छोड़ के अपने मफाद के लिए काम करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। हमारा सिर्फ काम है, हमको लोगों ने चुना है, हम भी चुन के आते हैं। देखिए, मैं प्रेसिडेंट था, मैं खुद नहीं आया, मुझे चुना गया, चुन के मैं आया हूँ। तो मेरा सिर्फ जो हमारा आइन है जो हमें बताता है कि आपको हमारे सेक्टर को इम्प्रूवमेंट्स करनी है और हमारे स्कूलों में जो प्रॉब्लम है उनको करना। अभी जो इमीडिएट मैं आपसे बताऊँ, हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पेरेंट्स, वैसे देखो मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से हमें किसी स्कूल को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ अनासर आपने देखा कि होते हैं 5%, 10%, 8% जो इन चीज़ों को गलत रंगत की तरफ ले जाते हैं जी। मैं परसों एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे पापा के साथ, गोनी जी के साथ। हमने पहले भी कहा कि मुझे बहुत अच्छे लोग लगे, वो उनका विजन बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि उनको साथ बैठा के हम अपने सेक्टर को इम्प्रूव करें। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं जी, अगर घर में खाना नहीं होगा, माँ बाप खुद भूखा रहेगा लेकिन बच्चों को खिलाएगा। तो क्या बच्चों का मुस्तकबिल हम क्यों दांव पे लगा रहे हैं जी? कश्मीर में ज़्यादा फीस नहीं है सर,
अगर 3 स्कूलों को छोड़ दिया जाए, बाकी स्कूलों की फीस 2000 है जी और बाकी छोटे स्कूलों की 800 से 1000 रुपया है। जी और अगर हम 3 महीने का देख भी दें लॉकडाउन, तो ये कितना हो जाएगा, 2-3 हज़ार रुपया होगा। जी जी लेकिन अगर आप इसको बंद कर देंगे, आप बताइए वो टीचर बेरोजगार हो जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? चीज़ है कि हम दूर बैठ के हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जी मैं जब इस सेक्टर में, मेरा तो ये सेक्टर नहीं था, मैं जब आया तो मुझे ये कहा गया कि बहुत अच्छा सेक्टर है इसमें, एज ए बिजनेसमैन जी जी मुझे इसमें ऐसा। लेकिन मैं आपसे बताऊं, मैं बहुत बिजनेस करता हूं। Right. इसमें मैं बिजनेस के लिए नहीं आया था। Right. मैं समझता था सोसाइटी के लिए हमें कुछ काम करना बहुत चाहिए। मेरी ज़मीन थी मेरे वालिद साहब की, मैंने तो नहीं खरीदी थी, तो हमने अपने समझा कि हम सोसाइटी के लिए काम करें। लेकिन जब हम बीच में आए और मैंने देखा, आज से पहले आपको ये भी नहीं पता होगा कि हम फीस खुद नहीं ले सकते, खुद नहीं बढ़ा सकते, हमारी फीस फिक्स होती है। मैं चाहूँगा एक बिल्कुल 1 to 1 गोनी जी से, एक आप ही के प्रोसेस से एक मैं यहाँ इंटरव्यू करना, अगर आप इनको भी बुलाएं किसी को, Right. और मैं बुला के मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर वो मुझे सेटिस्फाई कर दें जी। या मैं उनको सेटिस्फाई कर दूँ जी। कि वो निकल के बयान दें कि सब पेरेंट ये फीस भर दें। जी देखिए, अभी हम स्कूल में फीस उनकी सैलरी नहीं दे पाते, जी। लेकिन हमने किसी टीचर को बेरोजगार नहीं किया, जी। हमने किसी टीचर को नहीं निकाला, जी। और हमने लोन लेके गवर्नमेंट से जी। उनको सैलरी पे की है, जिस पे 8% का लोन इंटरेस्ट है। तो इसलिए अभी के छोटे जो स्कूल हैं हमारे, जिनको हम लो बजट कहते हैं, उनका तो वैसे ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब एक है कि हम खुद कहते हैं कि जो डिजर्व लोग हैं, देखिए इफेक्टेड तो सभी लोग हैं, उसमें तो फिर बड़ा होटल वाला भी है, लाल चौक में एक दुकान है बंद रहा, इफेक्टेड आप उसको कहेंगे। जी, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व करता है। जी। उसके पास करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस है, वो कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, वो उसका इफेक्ट रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिजर्व करता है कि उसको फीस। जो लोग डिजर्व हैं, हमने कहा कि देखिए, इसमें किसी एसोसिएशन को हक नहीं बनता कि वो टांग अड़ाए, किसी मोहल्ला कमेटी या किसी चीज को नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। पेरेंट, इट इज इन बिटवीन पेरेंट एंड स्कूल। स्कूल अच्छी तरह से पेरेंट को जानता है, पेरेंट स्कूल को जानता है। हमने कहा है कि जो भी रिजर्व कैंडिडेट होगा, बच्चा होगा, वो स्कूल में जाए। हमने अपने सारे स्कूलों को ये कहा है, एडवाइजरी निकाली है कि जो डिजर्व बच्चे हैं उनको आप कंसेशन करें। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है पेरेंट एंड स्कूल जो रिलेशन है, उसके अलावा स्कूल और सिस्टम भी ये होना चाहिए कि सिस्टम को, मुझे आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी उनकी है कि वो हर स्कूल की जांच करे, जहां पे जिस स्कूल को लॉस हो रहा है उनको एकोमोडेट करे, और जिन्होंने खूब कमाया हुआ है उनको ये कहे कि भाई उनको सैलरी मिले, सारे प्राइवेट टीचर्स को। और जहां तक फलाईदारों की बात रही, जिनकी 200, 250, 300, मुझे लगता है गवर्नमेंट के स्कूल उनके साथ मैच होते, तो वहां बिल्कुल वाजिया हो जाता है यहाँ पे कि उनकी जो फी है वो पेरेंट जितनी जल्द हो सके दें, क्योंकि वो जो साथीजा हैं जिनकी 4000, 5000 उनके घर उसी पे चलते हैं। और बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स के बड़े स्कूल्स में, मुझे लगता है स्कूल और सिस्टम को यहाँ पे बात करने की, समझने की जरूरत है कि जहाँ पे जिसका लॉस हुआ है उसको जरूर एकोमोडेट करना चाहिए, और साथ सारे उस्ताद प्राइवेट टीचर जो हमारे भाई हैं उनकी सैलरी भी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है इस इंटरव्यू को यहीं पे इख्तिताम करते हुए मैं फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ शौकत साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे रखी। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपने ख्यालात मैं आपके सामने और अपने सेशन के रख सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको, आपकी टीम को और इस चैनल को शुक्रिया करता हूँ। और मैं क्यूएनएस की वसातत से सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, समझ के आगे बढ़िए, और इसमें सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए। जो भी इसके हैं वो एक जरूर इसके लिए एक प्रेस रिलीज करने चाहिए कि किन बुनियाद पे कितनी फीस जो है ये देने चाहिए, और डोनेशंस के बारे में भी क्लियर करने चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो 25% ऑफ द पुअर पीपल के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उस पर भी बात होनी चाहिए। तो दीजिए अपने मेजबान फयाज अहमद को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में मुब्तला मरीज लें अब राहत की सांस। नई लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और फिस्चुला का मुमकिन है अब तेज तर और तसल्ली बख्श इलाज। लेजर तकनीक से होते हैं मरीज सिर्फ चंद दिनों में ही बिल्कुल सेहतयाब। Contact Dr. Ishad Kuche on 9419007114 7006282907.